हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग लाए हैं क्लास 11th चैप्टर 3 का वीडियो लेक्चर 5। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के लिए आज हमने दो प्रॉपर्टीज सेलेक्ट करी हैं। पहली है एटॉमिक रेडियाई और दूसरी है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एटॉमिक रेडियाई की। एटॉमिक रेडियाई जो है वो कितनी तरह की होगी उसके बारे में, और इसका किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो वेरिएशन देखेंगे, और ग्रुप में ऊपर से नीचे की जाने पे क्या फ़र्क रहेगा। दोनों वेरिएशन को हम लोग इसमें स्टडी करने वाले हैं। यही बात करेंगे हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। आयोनाइजेशन एंथैल्पी को अभी हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, पहले आ जाते हैं एटॉमिक रेडियस पे। तो एटॉमिक रेडियस क्या है? जब हम लोग किसी एटॉमिक रेडियस क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। देखो हमने लिख रखा है द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से देखिए आउटर मोस्ट सेल ये रहा, जैसे तो ये यहाँ पे न्यूक्लियस का सेंटर है, यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी? आर के इक्वल, दैट मीन्स एटॉमिक रेडियाई। लेकिन इसमें एक देखो बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहेगा। द डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जैक्ट रेडियस ऑफ एटम इज नॉट पॉसिबल। किसी भी एटम की रेडियस एग्जैक्ट पॉसिबल नहीं होती है डिटरमाइन करना, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज। एटम का साइज आपको दिख रहा है 1.2 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होता है। ठीक है, ऑफ एटम एंड इट्स नॉन शार्प बाउंड्री एटॉमिक रेडियस कैन बी फॉलोइंग टाइप। पहले देख लेते हैं नॉन शार्प बाउंड्री। ठीक है, ये जो बाउंड्री आपको हमने बड़ा डार्क करके दिखाई, हाँ, तो ये जो बाउंड्री है ये शार्प नहीं होती, मतलब ये क्लियर नहीं होती कि यहीं पे इसका आउटर मोस्ट सेल है, हो सकता है इससे पीछे हो या आगे हो। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं जो टर्म, वो होता है आपका कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट रेडियस देखिए, कोवैलेंट रेडियस इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू covalently bonded atoms of the same element in a molecule। अब एक ही एलिमेंट, जैसे आपने ले लिया ऑक्सीजन या आपने ले लिया आयरन, तो इसके दो एटम्स को हम लोग ले लेते हैं जो कोवैलेंटली बॉन्डेड होते हैं। कोवैलेंटली मीन्स दोनों के न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी हो वो, यानी दोनों के बीच में बराबर बराबर डिस्टेंस हो, जैसे यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो बराबर हो। तो इसको बेटा ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट रेडियस। इसको डिटरमाइन करना थोड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि ये जो है अब ये लाइन का साइज जो है वो कुछ बड़ा हो गया। तो आर कोवैलेंट को निकालने के लिए 1/2 इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स। दो बॉन्डेड एटम है उनके बीच, उनके न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी है उसका आधा क्या कहलाता है? कोवैलेंट रेडियस। नेक्स्ट आता है मेटेलिक रेडियस। इन केस ऑफ मेटल्स द एटॉमिक रेडियस इज कॉल्ड मेटेलिक रेडियस। अगर हम यही मेटल्स के बारे में बात करें तो एटॉमिक रेडियस को हम लोग मेटेलिक रेडियस बोल देंगे। ध्यान रखना यह है कि जब भी ये कई सारी तरह की रेडियस हैं, आपने कोवैलेंट रेडियस पढ़ी, मेटेलिक रेडियस पढ़ी, अभी आगे पढ़ेंगे वांडर वॉल्स रेडियस, ये गैसियस स्टेट के लिए होती, नॉन बॉन्डेड एटम के लिए। तो ये सारे के सारे टर्म्स हम लोग हर जगह यूज नहीं करेंगे, इनकी सबकी जगह पे सिर्फ हम लोग एटॉमिक रेडियस टर्म ही यूज करने वाले हैं, और पूरे चैप्टर में क्या, जब तक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला है वांडर वॉल्स रेडियस। इन केस ऑफ नोबल गैसेस द एटॉमिक रेडियस इज कॉल्ड वांडर वॉल्स रेडियस। अगर कोई नोबल गैस है यानी नॉन रिएक्टिव गैस है तो उसके लिए जो रेडियस होती है एटॉमिक रेडियस के, एक एटम की रेडियस क्या कहलाती है? वांडर वॉल्स रेडियस, विच इज डिफाइंड 1/2 of the distance between the nucleus
ऑफ टू आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम्स। मान लीजिए एक गैस ऑक्सीजन है, इसके दो एटम्स हैं, ये हैं, तो यहाँ से लेकर के ये इसके न्यूक्लियस रहे, ये अनबॉन्डेड है, मतलब ये नॉन बॉन्डेड है। तो इसका जो हाफ होगा, जो भी इनका हाफ होगा, वो वंडरवॉल्स रेडियस को शो करेगा। वंडरवॉल्स रेडियस इज मोर लार्जर देन कोवेलेंट रेडियस। आप देख रहे हैं, क्योंकि कोवेलेंट में ये दोनों एटम पास पास होते थे, वंडरवॉल्स में दूर दूर हो गए हैं, तो सीधे से कह सकते हैं जो वंडरवॉल्स रेडियस होती है वो कोवेलेंट रेडियस से बड़ी होती है। ठीक है। और आपसे कोई कभी पूछ सकता है कि जो रेडियस है इनको हम लोग डिटरमाइन कैसे करते हैं, कैसे मेजरमेंट करते हैं, तो इसके लिए या तो हम लोग एक्स रेज का यूज करते हैं, एक्स रेज, या फिर दूसरे कोई स्पेक्ट्रो मेथड्स का यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई का जो वेरिएशन है पीरियोडिक टेबल में, उसके बारे में। तो किसी पीरियड में, अलोंग ए पीरियड, तो देख लेते हैं किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या फर्क पड़ेगा हमारी एटॉमिक रेडियाई पे। लिखा हुआ द एटॉमिक रेडियाई जनरली डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। अगर हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जो एटॉमिक रेडियाई है वो घटेगी। क्यों? दिस इज बिकॉज विद इन ए पीरियड electron is added to the same valence cell, due to which the effective nuclear charge increases, and hence the outer electron held by the nucleus more tightly, which result in decreased radii। अच्छा, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हम बात करें थर्ड सेल की, किसकी? थर्ड सेल की, तो बेटा ये देखो 3 सेल हो गए। तो अगर फर्स्ट ग्रुप है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, सेकेंड ग्रुप में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, थर्ड ग्रुप में 3 होंगे, यानी नंबर ऑफ सेल जो है वो 3 ही रहेंगे, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ते चले जाएंगे। लास्ट में जाते जाते 7-8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं लास्ट सेल में। ठीक है। अब आपको पता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन होता है सेल में। तो जब एक इलेक्ट्रॉन था तो इसके बीच में थोड़ा वीक बॉन्ड बन रहा होगा, अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा। जब 2 होंगे तो और ज़्यादा, 3 पे और अट्रैक्शन बढ़ा, 4 पे और अट्रैक्शन, 5 पे बढ़ता ही चला गया, यानी 8 हो गए तब बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ गया। तो ये जो अट्रैक्शन है इसको हम लोग बोल देते हैं, अभी एक वर्ड आया था आप लोगों के लिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस होता है। अब जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जा रहा है, यानी जो सेल है वो कुछ इस तरह से इस न्यूक्लियस के पास बढ़ती चली जाएगी। सेल जो है न्यूक्लियस के पास हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब प्रोटॉन उसको अपनी तरफ खींचेंगे, यानी न्यूक्लियस अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो जहां जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं, दैट मीन सेल्स में, तो वो सेल भी थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगी। अब जब सेल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी तो आउटर मोस्ट सेल जो है न्यूक्लियस से पास आ जाएगा। अब जब आउटर मोस्ट सेल न्यूक्लियस के पास आ गया तो ऑब्वियसली जो एटॉमिक रेडियाई है वो घट जाएगी। तो हम कह सकते हैं सिंपली द एटॉमिक रेडियाई इज जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। ठीक। उसके बाद बात कर लेते हैं वेरिएशन इन ए ग्रुप। द एटॉमिक रेडियाई जनरली इंक्रीजेज on moving down a group. This is because the electrons are added in the successive cells। ये एटॉमिक रेडियाई जो है किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे को जाने पे बढ़ती है। क्यों? क्योंकि इसमें सेल्स बढ़ते चले जाते। देखो थर्ड पीरियड या थर्ड पीरियड जो होगा, इधर फोर्थ हो गया, फिफ्थ, सिक्स और सेवेंथ, हमने मान लिया फर्स्ट ग्रुप। ठीक है। तो थर्ड पीरियड के लिए कौन सा एलिमेंट आएगा? सोडियम 11। फोर्थ के लिए पोटेशियम, बेरिलियम, लिथियम,
रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। ठीक है, तो जो एलिमेंट थे सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे 11 था तो इसमें 3 सेल रहे होंगे। ठीक है, इस तरह से कुछ 1 2 3। अब दूसरे वाले पोटेशियम वाले में 4 सेल हो जाए, 1 2 3 4। तो जो दूरी है वो आपको दिख रहा है, न्यूक्लियस डिस्टेंस बढ़ रही है। इसी तरह से फिफ्थ, जो आपका फिफ्थ वाला पीरियड है, फिफ्थ वाले पीरियड में देखो यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया 1 2 3 4 5। तो यहाँ ये देखिए डिस्टेंस, जैसे जैसे सेल्स बढ़ेंगे एटॉमिक रेडियाई जो है वो अपने आप बढ़ती चली जाएगी। आपको पता है कि किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो सक्सेसिव एक उसको बोल सकते हैं कि उसमें एक नया सेल ऐड हो जाता है नीचे जाने पे, जिससे क्या है उसका जो एटम का साइज है वो बड़ा हो जाएगा। अगर एटम का साइज तभी बड़ा होगा जब उसकी रेडियस बड़ी होगी। अब हम लोग बात करेंगे अपने आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। इसको हम लोग आई ई से डिनोट करेंगे, जहां पर भी आई ई आपको लिखा मिले समझ लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात हो रही है। आयोनाइजेशन का मतलब है किसी भी चीज को आयोनाइज करना, मतलब उसको आयन में कन्वर्ट करना, टू कन्वर्ट इन आयन। एंथैल्पी मीन्स एनर्जी। तो यहां से बोल सकते हैं किसी भी एलिमेंट को या किसी भी एलिमेंट के एटम को आयन में बदलने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है वो एनर्जी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। या फिर यूं कह सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। तो यहाँ देख लेते हैं, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, ने एक्स से डिनोट किया, इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मान लीजिए कोई एक एटम एक्स है, इस एटम एक्स से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी वो एनर्जी हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। या फिर इस एक्स को आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है वो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। यहाँ देखिए हमने प्लस वीई, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी जो है एनर्जी हमें देनी पड़ेगी बाहर से। और आयोनाइजेशन एनर्जी की जो यूनिट होती है वो होती है किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और किलो जूल पर मोल में हमने एक रिलेशन दिखाया, तो आपको 1 ईवी एटम होता है 96.49 किलो जूल पर मोल। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। अब क्या हुआ, पहले हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, अब आपका एक पॉजिटिव बन गया। मान लीजिए आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो एक्स पॉजिटिव बन गया। अब इस एक्स पॉजिटिव से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल रहे तो एक्स टू पॉजिटिव, इससे एक और इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो एक्स थ्री पॉजिटिव। ठीक है, तो इनको हम लोग सक्सेसिव आयोनाइजेशन बोलते हैं। जब हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, दूसरी बार उसका आयोनाइज करना चाहे, 1 से 2 किया आयन को, जब चार्ज 1 से 2 करना चाहे तो उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सॉरी सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। द एनर्जी रिक्वायर टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड, वो आपको पहले ही बता चुके हैं। एक इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग निकालते हैं तो क्या कहलाती है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर हम लोग इस एक्स से एक इलेक्ट्रॉन को और निकालते हैं तो जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी वो एनर्जी हमारी सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाएगी। द एनर्जी रिक्वायर टू remove second, third or successive electrons from the positive ion are called the second, third and successive ionization energies respectively। जो जितनी बार इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वही उसकी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जो भी आपका आता है वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी उसमें लगा देंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखो हमने यहाँ पे किया है सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखो एक्स पॉजिटिव से एक इलेक्ट्रॉन और निकाला, एनर्जी देने के बाद में जो आता है वो आपका एक्स टू पॉजिटिव, फिर से इसको एनर्जी दी, फिर एक्स थ्री पॉजिटिव बन गया, है ना। द सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज हायर देन द फर्स्ट। अब आप ये बताओ, इसने कह दिया सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो फर्स्ट से ज़्यादा होती है, क्यों?
क्योंकि पहले तो आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, वो लूजली बाउंडेड था। अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन उससे निकालोगे तो इसका मतलब वो न्यूक्लियस से थोड़ा टाइटली बाउंड होगा। अब टाइटली बाउंड है, उसको निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब आपको अगर ज़्यादा एनर्जी दे रहे हो, दैट मीन्स सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी या थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा फर्स्ट से ज़्यादा होगी। ये एक नोट है, आयोनाइजेशन एंथैल्पीज आर ऑलवेज पॉजिटिव। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। क्यों? दिस इज बिकॉज एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम और आयन। तो ये इसलिए होता है क्योंकि किसी भी एटम या आयन से अगर हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो उसके लिए हमेशा हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। उसके बाद में पढ़ लेते हैं इसके वेरिएशन इन पीरियड। पीरियड में वेरिएशन क्या होगा, पीरियड में आगे ऊपर से नीचे, सॉरी लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या फर्क पड़ता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे। ऑन मूविंग अलोंग ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज अक्रॉस ए पीरियड। तो किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि आपको अभी पहले बताया था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। अब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी पीरियड में चार्ज बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ रहा है मतलब अट्रैक्शन बढ़ रहा है, और कोई चीज़ जितना टाइटली बाउंड होती है उसको खींचने के लिए उतनी ही ज़्यादा एनर्जी, उतनी ही ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब अगर ऐसा हो रहा है तो जैसे जैसे हम किसी पीरियड में आगे बढ़ेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो भी इंक्रीज होगी। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे जो सेकेंड ग्रुप है, सेकेंड ग्रुप के बाद में जो टाइपिकल एलिमेंट होते हैं वो 13 ग्रुप आता है। ठीक है, तो 13 ग्रुप, सेकेंड ग्रुप आपको बताया कि सेकेंड इधर होगा, 13 इधर है, तो इसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो इससे यानी थर्ड वाले ग्रुप से ज़्यादा होती। ये एक एक्सेप्शन है इसका। दूसरा एक्सेप्शन है आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15। 15 ग्रुप की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो 16 से ज़्यादा है, लेकिन होना क्या चाहिए इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि 15 की कम हो और 16 की ज़्यादा हो। इसी तरह से नेक्स्ट जो है ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो स्मॉल वेरिएशन शो करते हैं किसमें, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में। जितने भी आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट, सॉरी ट्रांजिशन एलिमेंट यानी डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो सारे के सारे बहुत ही कम वेरिएशन शो करते हैं। अभी आपने देखा था कि जो भी वेरिएशन थे वो हमने पीरियड में पढ़े। अब पढ़ते हैं ग्रुप्स में। ऑन मूविंग डाउन ए ग्रुप द आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज। क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है। तो बाहर के इलेक्ट्रॉन को, यानी जब न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ गई तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं, यानी कम एनर्जी देनी पड़ेगी। हमने आगे लिख भी दिया है, ए लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑन मूविंग डाउन ए ग्रुप। यानी जैसे जैसे हम किसी ग्रुप में आगे नीचे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे उसके जो भी इलेक्ट्रॉन हैं, उस एलिमेंट जो भी है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, या कह सकते हैं डिस्टेंस आउटर मोस्ट सेल से न्यूक्लियस की डिस्टेंस बढ़ जाती है। एक नोट लिखा है, आयोनाइजेशन एनर्जी इज मैक्सिमम फॉर नोबल गैसेस एंड लोएस्ट फॉर एल्कली मेटल इन ए पीरियड। यानी किसी पीरियड में जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो नोबल गैसेस की ज़्यादा होगी और आपका अल्कली मेटल से उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। या फिर यूँ कहिए कि फर्स्ट ग्रुप, अगर किसी एक पर्टिकुलर पीरियड को ले लें, मान लिया थर्ड पीरियड ले लिया, तो थर्ड पीरियड में जो फर्स्ट ग्रुप होगा उसके एलिमेंट की आयोनाइजेशन एंथैल्पी लास्ट 18 ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के आयोनाइजेशन एंथैल्पी से कम होगी। इसी के साथ ही इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आशा करते हैं आप लोग पढ़ाई करेंगे और लगातार पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।